नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए। दोस्तों आज हम लोग सेट 1 के तौर पर पदार्थ की संरचना और वर्गीकरण एवं उसके प्रकार से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चंस है। दोस्तों यदि आप बिगिनर्स हैं और तैयारी करना चाहते हैं साइंस का, तो इस तरह केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर वाइज यदि क्वेश्चंस को लेकर सामने आए तो हमारी पकड़ धीरे धीरे केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। दोस्तों नीचे में सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटासियम, क्योंकि दोस्तों पोटासियम सबसे क्रियाशील धातु होती है। बात कर ले पोटासियम के बाद तो कैल्शियम हो जाती है, इसके बाद सोडियम हो जाती है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम हो जाती है। ये सब क्रियाशील धातुओं का समूह है। तो इस तरह बात करें सबसे क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी, पोटासियम। आज का अगला क्वेश्चन है, भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। दोस्तों भूपटल की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। यदि ये मेरा भूपटल का परसेंटेज देखें तो यहाँ पे लगभग आधा से थोड़ा कम, लगभग 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। और 2 नंबर पर बात कर लें तो सिलिकॉन पाई जाती है। तो दोस्तों यदि प्रचुर मात्रा में पूछा गया तत्व है तो भूपटल पर ऑक्सीजन पाई जाती है और इसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्था कहने का मतलब ठोस में भी पाया जाएगा, द्रव में भी पाया जाएगा और गैस में भी पाया जाएगा। तो ऐसा तत्व कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा पदार्थ जल हो जाएगा, क्योंकि जल बर्फ के रूप में भी रहता है, जल द्रव के रूप में भी रहता है जिसे हम लोग पानी कहते हैं, और जल जब भाप बन जाए तो गैस के रूप में भी प्रकृति में पाया जाता है। तो यहाँ पे जल ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में रहता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, जल गैस किस किस का मिश्रण होता है। दोस्तों जो जल गैस होती है वह CO+H2 का मिश्रण होती है। इसे हम लोग भाप अंगार गैस भी कहते हैं, भाप अंगार गैस। तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे, जो गल गैस का फॉर्मूला होता है वो CO+H2 होता है। यही बात कर ले प्रोड्यूसर गैस के बारे में तो CO+N2 होता है। इसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, जो जल गैस होती है इसका फॉर्मूला CO+H2 होता है, जिसको भाप अंगार गैस भी कहते हैं, और CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर होती है उसमें फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है, शीतलक करने के लिए, ठंडक करने के लिए रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है। दोस्तों लहसुन में जो एक अलग सा स्मेल रहता है वो गंध सल्फर के कारण होती है। इसी तरह दोस्तों सड़ी हुई मछली की तरह किसका गंध होता है। यदि आपसे पूछा जाए जो गंध होती है वो सड़ी मछली की तरह यदि गंध हो तो वो किसकी होती है, वो ओजोन की होती है। ओजोन जो होती है ना, उसका गंध सड़ी हुई मछली की तरह होती है। लेकिन यदि लहसुन की विशेष गंध के बारे में बात कर लिया जाए तो सल्फर होता है, और इस सल्फर का गंध लहसुन की विशेष गंध के कारण होती है। आज का अगला क्वेश्चन है, मक्खन किसका उदाहरण है। दोस्तों मक्खन है वो पायस का उदाहरण होता है। मक्खन हो या फिर दूध हो, दूध भी किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। पायस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी में जल का विलयन और एक जल में पानी का। तो इस तरह से देखेंगे मक्खन किसका उदाहरण होता है, पायस का। आज का अगला क्वेश्चन है, पीने वाले पदार्थों को शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो पीने की पानी होती है उसको शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। इसी का तो दूसरा रूप है ना, हम लोग विरंजक चूर्ण का यूज़ करते हैं, CaOCl2, और इसका यूज़ करते हैं हम लोग किसके रूप में, विरंजक चूर्ण का ये फॉर्मूला है। और विरंजक चूर्ण को पानी में मिला देते हैं ताकि पानी की जितनी भी जीवाणु होती है वो मर जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, और या फिर विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए। आज का अगला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। दोस्तों ऐसे पदार्थ की तो मुख्यतः 3 अवस्था होती है, एक होती है ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों पदार्थ की अवस्थाएं होती है, लेकिन पदार्थ की टोटल 5 अवस्था खोजी गई है। चौथी अवस्था जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और 5वीं अवस्था क्या होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट,
BEC ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। तो इस तरह दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की टोटल कितनी अवस्था खोजी गई है? 5 अवस्था खोजी गई है। आज का अगला क्वेश्चन है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो द्रव होती है उसको ठोस में यदि बदल दिया जाए तो इस परिवर्तन की क्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे हिमीकरण कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ठोस है, मान के चलेंगे ये हमारा ठोस हो जाएगा, और ये द्रव है, और फिर यहाँ पे एक गैस है, ये ठोस द्रव और गैस रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर कि जो द्रव को ठोस में बदल देगी, द्रव से ठोस की तरफ आ जाएगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिमीकरण कहेंगे। यही बात गैस को द्रव में बदल दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? संघनन कहा जाता है। संघनन का नाम तो हम सुने ही होंगे। जो संघनन की क्रिया होती है वो गैस को द्रव में बदल देती है, लेकिन द्रव को जब ठोस में बदल देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हिमीकरण कह देंगे। यही बात आ जाती है जब द्रव को गैस में बदल दिया जाता है। कोई पानी है और इसको गैस बना के उड़ा दिया जाता है, तो द्रव को जब गैस में बदल देंगे तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ये वाष्प बन के गैस बन के उड़ते रहती है, तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। तो इस तरह करके हम लोग समझ लेना है, जो गैस से द्रव बनती है संघनन कहलाती है, द्रव से ठोस बनती है हिमीकरण कहलाती है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, गुरु जल का रासायनिक संघटक क्या है? जो गुरु जल होती है उसे D2O कहा जाता है। इसी को भारी जल भी कहा जाता है। जो भारी जल का फॉर्मूला होता है वह D2O होता है, और इसी को हम लोग कौन सा जल कहते हैं? गुरु जल भी कहते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? दोस्तों सबसे कठोर धातु जो होती है वो टंगस्टन होती है। प्लेटिनम भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन टंगस्टन मारना है। दोस्तों कठोरता को मापने के लिए जो पदार्थ की कठोरता होती है उसके लिए मोह मापी का यूज़ किया जाता है। मोह मीटर या मोह मापी का यूज़ किया जाता है। इसमें एक स्केल बना होता है और यह स्केल 0 से लेके 10 तक रहता है, और ये स्केल में जितना ऊपर जाएंगे उतना वो कठोर होता चला जाएगा, और जितना नीचे रहेंगे उतना वो नरम धातु कहलाएगा। तो सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन होता है, जिसका संकेत W होता है, और ये टंगस्टन है उसको यहाँ पे सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन का बना के उसका मोहमापी 9 के आसपास चला जाता है। तो इस तरह हमारा उत्तर टंगस्टन हो जाएगा, जो सबसे कठोर धातु के रूप में पाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों ठोस कपूर को यदि कपूर वाष्प में बना दे, मतलब पहले ठोस में कपूर था और ठोस से क्या बन गया? ठोस से डायरेक्ट ये वाष्प बन गया। तो इस तरह करके यदि बात कर लें तो ठोस से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्योंकि जो प्रक्रिया होती है सीरियली वाइज, ये ठोस से पहले द्रव में बनेगा और द्रव के बाद गैस में बनेगा, ये हो जाता है। लेकिन यदि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल दिया जाए तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और जो हमारा कपूर होता है यह कपूर ऊर्ध्वापातन के ही क्रिया को फॉलो करता है। यह कपूर ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका उत्तर मार देंगे ऊर्ध्वापातन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक, सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई चिमनियाँ होती है, चिमनियाँ से जो विषैला काला काला धुआं निकलता है, इसीलिए तो इसका चिमनी की लंबाई ऊंचा कर दिया जाता है, ताकि इसका धुआं है वो बहुत ऊपर जाके निकले और हमारे इन्वायरमेंट में हमारे नीचे ना आ पाए, ताकि हम इससे दूर रहें। तो चिमनियाँ को लंबा इसीलिए भी बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर विषैली गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जितनी भी काली काली धुआं निकलेगी किसी चिमनियाँ से या भट्टियों से या फिर किसी बाइक से, कोई भी गाड़ी से, वाहन से जो काली काली धुआं निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। यह यदि दोस्तों हमारे नाक के द्वारा हमारे अंदर चला जाए तो हमारा बॉडी को यह तुरंत हमारे ब्लड से रिएक्शन कर लेगा और हमारी मौत भी हो सकती है। इसीलिए इसे विषैला गैस के तौर पर रखा गया है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, इसे विषैला गैस कहा जाता है। वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार यही होता है। तो इस तरह हमारा उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? दोस्तों pH मान जो होता है वो उदासीन विलयन का 7 हो जाता है। एक pH स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक स्केल किया होता है और बीच में 7 होता है। यहाँ पर कोई भी रहे उसको उदासीन माना जाता है। और यदि इससे पहले रह जाए, 0 से 14 के बीच में यदि किसी का वैल्यू आ रहा है तो यह अम्लीय हो जाएगा।
यह एसिडिक हो जाएगा जिसे अम्लीय कहा जाता है। लेकिन यदि 7 से लेकर 14 के बीच में आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे भास्मिक प्रतिक्रिया का बोला जाएंगे कि यह भास्म है। लेकिन बात यदि 7 की कर लिया जाए, यदि 7 उसका आता है तो उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच वैल्यू 7 होता है क्योंकि वह उदासीन होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है। अभी हम लोग चर्चा की है ऊर्ध्वपातज के बारे में। जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है उसमें ठोस से डायरेक्ट गैस बदल जाता है, जो पदार्थ वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, जो कपूर होती है वो ऊर्ध्वपातन होती है, नैप्थलीन भी ऊर्ध्वपातन होती है, अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातन होती है। लेकिन फिटकिरी है ये ऊर्ध्वपातन क्रिया को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए फिटकिरी को पहले गर्म करेंगे तो द्रव में बदल के फिर गैस में बदलता है, इसलिए हमारा उत्तर फिटकिरी हो जाएगा, जो कि ऊर्ध्वपातज नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है। दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप जो होती है वो आसूत जल होती है। वर्षा का जल, नल का जल या भौम जल से भी ज़्यादा शुद्ध जल कौन सा जल होता है, आसूत जल। आसूत जल को कैसे बनाते हैं, जैसे एक पतीले में पानी रखा हुआ है और इस पानी को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लौ देंगे और पानी को गर्म करेंगे। जब ये पानी भाप बन के ऊपर उठ जाएगा ना, तो इसको भी किसी बर्तन में संघनन करके ये भाप वाली बूंदों को फिर से हम एक पानी बना के किसी बर्तन में स्टोर कर लें, तो ये जो पानी होती है ये पानी आसूत जल कहलाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुद्धतम होती है। तो इस तरह दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा आसूत जल। आज का अगला क्वेश्चन है, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा। 10 मोल जल का द्रव्यमान दोस्तों 180 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि जो 1 मोल जल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु संख्या 8 होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान लगभग 16 के आसपास हो जाता है। तो इस तरह ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा 16 और H2 जो कि 2 हाइड्रोजन, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2। तो इस तरह हम मिला लें तो 16 और 2 मिलके 18 हो जाएगा एक जल का द्रव्यमान। और जब एक जल का द्रव्यमान 18 होता है तो इस तरह 10 मोल जल यानी 10 जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 18 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 ग्राम हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 180 ग्राम। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, ब्राइन घोल क्या है। ब्राइन घोल कहने का मतलब लवण वाला घोल क्या है। ब्राइन का मतलब होता है लवण, और लवण घोल की बात हो रही है यहाँ पे, तो लवण घोल का उत्तर हो जाएगा जिसमें नमक ज़्यादा हो। वैसी पानी, नमकीन पानी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन घोल के नाम से जानते हैं, क्योंकि लवण जो है ना वो नमकीन होता है स्वाद में। तो इस तरह हम लोग, इसी तरह यदि अम्ल की बात कर लिया जाए तो अम्ल का टेस्ट कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और यदि भस्म की बात कर लिया जाए तो भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल खट्टा होता है, भस्म कड़वा होता है, और लवण कैसा होता है, नमकीन होता है। तो इस तरह लवण वाला जितना भी यौगिक होगा उसमें क्या होगा, नमक जरूर मात्रा में रहेगा, तभी तो वो नमकीन बन पाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, क्रोमैटोग्राफी का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस तरह हम लोग इसका उत्तर मार देंगे, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर आणविक आकर्षण बल किसमें अधिक होता है। दोस्तों, अंतर आणविक बल की बात कर लें तो सबसे पहले हम एक ठोस बना लेते हैं, एक द्रव बना लेते हैं और एक गैस बना लेते हैं। ये हमारा गैस है जो ऊपर उड़ रहा है और ये हमारा ठोस है। तो इसमें क्या होती है ना, कणों की संख्या बहुत ज़्यादा पास पास में रहती है और एक दूसरे से आकर्षित हुई रहती है। लेकिन बात कर ले यदि द्रव के बारे में तो इसमें थोड़ा दूर दूर पर रहेगा, और गैस की बात कर ले तो इसमें और ज़्यादा दूर पे रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे जो ठोस होती है ना, इसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तभी तो ये ठोस बन पाता है। यदि हम ईंट की बात कर ले तो ईंट हमारा सबसे ज़्यादा ठोस होता है। ठोस इसलिए हो जाता है ईंट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और इसके कण एक दूसरे से हमेशा आकर्षण में रहते हैं। इसके कण एक दूसरे से, जैसे पानी का हम उदाहरण ले लेते हैं, इसके कण एक दूसरे के पास तो रहते हैं पर ठोस के जितना पास नहीं रहते। यहाँ पे आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है। और यदि गैस की बात कर लें तो यहाँ पे तो पूरा फैला हुआ रहता है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल एकदम बहुत कम के बराबर होती है, तो ये गैस हो जाती है। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें अधिक होता है, ठोस में अधिक होता है। बल इसमें ज़्यादा होगा, तभी तो ये एक दूसरे से खींचा हुआ रहता है। और द्रव थोड़ा सा लचीला होता है और गैस तो पूरा फ्री होता है। तो अंतराण्विक बल ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है और गैस में सबसे कम हो जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक
पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से किसका निर्माण होता है? यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ है तो इसको हम लोग किसी भी अनुपात में मिला दिए तो मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे 2 पदार्थ या 3 पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, 1 लोटा यदि हम यहाँ पे जल ले लेंगे और फिर यहाँ पे यदि थोड़ा सा चीनी ले लेंगे, मिला देंगे, मात्रा का पता नहीं है तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। पर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो यौगिक का निर्माण होता है। एक निश्चित अनुपात कहने का मतलब दोस्तों, यदि हम हाइड्रोजन के 2 अणु को मिला देंगे और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिलाएंगे तो H2O का निर्माण होगा, जिसे हम लोग जल कहते हैं। अब ये जल चांद का जल हो या फिर पृथ्वी का जल हो या फिर अमेरिका का जल हो या फिर भारत का जल हो, जल है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जल कहीं भी चला जाए तो इसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस जल में जितने भी अणु है ये फिक्स है, H2 और ऑक्सीजन 1 रहता है। तो इस तरह से जब ये फिक्स रहा जाए तो इसे यौगिक कहते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, अनुपात का पता ही नहीं है कि 2 अनुपात मिला या 3 अनुपात मिला है, तो किसी भी अनुपात में मिला देने से किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन से होते हैं? इस तरह से हम लोग देखेंगे कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। इसी में दोस्तों हीरा जो होती है यह प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होती है। इस दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सी होती है? सबसे कठोरतम पदार्थ होती है हीरा। तो इस तरह से हीरा और ग्रेफाइट है, ये पदार्थ के कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला है दोस्तों, किसी द्रव को उसके वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं आसवन। आसवन जो होती है उसमें किसी लिक्विड को, जो द्रव होती है, इसको हम पहले गैस में बदल देंगे और गैस से बदलने के बाद फिर इसको लिक्विड में बदल देंगे। इसके बाद जो ये प्रक्रिया कहलाती है ये आसवन प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरह हमारा उत्तर हो जाएगा आसवन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करने के लिए, जो कि आज का 25वां क्वेश्चन है। मिलान करने के लिए अभी देखेंगे जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करती है। इसी तरह जो नमक होती है इसका फार्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। और बात यदि संगमरमर की कर लें तो संगमरमर किसकी होती है? CaCO3 जो संगमरमर है इसकी फार्मूला होती है। दोस्तों संगमरमर के बारे में हम 2 बातें और कर लें। जो हमारा ताजमहल बना हुआ है ये ताजमहल संगमरमर का ही बना हुआ है। ताजमहल की यदि चर्चा करें, ताजमहल जो होती है वो किसका बना होता है? संगमरमर रासायनिक यौगिक का बना हुआ है। या फिर एक अंडे जो होती है ना, अंडे, और इस अंडे का जो बाहरी आवरण होता है जो ठोस के रूप में होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। इसका मतलब समझ लें कि ये भी संगमरमर का ही बना होता है। तो ये बाहरी आवरण जो होती है दोस्तों अंडे का व्हाइट रूप में, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, जिसे संगमरमर कहते हैं। और ताजमहल भी संगमरमर का ही बना होता है। अगला पॉइंट है एवोगाड्रो संख्या। जो एवोगाड्रो संख्या होती है उसका मान कितना होता है दोस्तों? 6.022 गुना 10⁻23 यह एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। और गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज टॉप 25 क्वेश्चन वो भी एक पदार्थ के और उसके अणु से रिलेटेड चैप्टर से हम लोग कंप्लीट किए हैं। तरह से अगले वीडियो में हम एक और अलग चैप्टर को लेके आएंगे और उसके फिर सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उस चैप्टर को क्लियर करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।